इतिहास में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय को दो हिस्सों में बांट देती हैं, उस घटना से पहले और उस घटना के बाद। और शायद दूसरा विश्व युद्ध इन सब में सबसे बड़ी घटना थी। 50 मिलियन। जरा एक पल के लिए संख्या के बारे में सोचिए। जी हाँ, ये वो अनुमानित संख्या है उन लोगों की जो दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस युद्ध की तरफ जिसने इस महाविनाश की नींव रखी। तो असल में दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें पहले विश्व युद्ध के बाद हुई शांति संधि में ही छिपी थीं। एक ऐसी शांति जो नाम की ही शांति थी। चलिए देखते हैं कि कैसे संघर्ष के बीज बोए गए थे। तो हुआ ये कि वर्साई की संधि, जिसने पहले विश्व युद्ध को खत्म किया, वो जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। सोचिए, जर्मनी पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया, उसके खनिज वाले जरूरी इलाके छीन लिए गए और उसकी सेना को बिल्कुल छोटा कर दिया गया। जाहिर है, इस सबसे जर्मनी और इटली जैसे देशों में गुस्सा भर गया और उग्र राष्ट्रवाद को हवा मिली। और इसी गुस्से और असंतोष का फायदा उठाया कुछ नई विचारधाराओं ने। जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फाशीवाद। हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं ने लोगों से उनके देश का पुराना गौरव लौटाने का वादा किया, और उनके इन वादों ने युद्ध को लगभग तय ही कर दिया था। अब एक और बहुत बड़ा कारण था तुष्टीकरण की नीति। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पहले विश्व युद्ध की तबाही देख चुके थे, है ना? तो वो किसी भी कीमत पर एक और युद्ध नहीं चाहते थे। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने जर्मनी और इटली की आक्रामक मांगों को मानना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इससे तो हमलावरों के हौसले और भी बुलंद हो गए। उस समय शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ी उम्मीद थी, लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि भविष्य में कोई युद्ध न हो। लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आया तो ये लीग पूरी तरह से फेल हो गई। अब देखिए, पोलैंड ने लिथुआनिया का हिस्सा ले लिया, जापान ने चीन के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, इटली ने इथियोपिया को हड़प लिया, और लीग ऑफ नेशंस कुछ खास नहीं कर पाई। बस यहीं पर उसकी सारी विश्वसनीयता खत्म हो गई। दुनिया को पता चल गया कि ये संस्था तो बस नाम की है। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस यही वो आखिरी कदम था जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना ही पड़ा। और बस यहीं से एक जो छोटा सा लगने वाला संघर्ष था, वो एक ऐसी वैश्विक आग में बदल गया जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। देखते हैं कि ये कैसे फैला। तो अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ थी धुरी शक्तियां यानी एक्सिस पावर्स, जिसमें मेन थे जर्मनी, इटली और जापान। और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स, जिनकी अगुवाई ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। बाद में अमेरिका और सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस जंग में शामिल हो गए। जर्मनी ने एक नई रणनीति अपनाई जिसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग, मतलब बिजली की रफ्तार से युद्ध। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसमें टैंक, हवाई जहाज और सैनिक एक साथ मिलकर इतनी तेजी से हमला करते थे कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और इसका नतीजा आप देखिए, कुछ ही महीनों में पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम और आखिर में फ्रांस एक एक करके सब हार गए। युद्ध के शुरुआती 2 साल तो ऐसे थे कि लग रहा था एक्सिस पावर्स को कोई हरा ही नहीं सकता। वो एक के बाद एक देश जीतते जा रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस युद्ध का पूरा पासा ही पलट दिया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस एक हमले ने अमेरिका को, जो अब तक इस युद्ध से दूर था, सीधा मैदान में खींच लिया। और ये जापान की एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अब अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों को जबरदस्त ताकत मिली। यूरोप में युद्ध का रुख पलटने लगा। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था स्टेलिनग्राद की लड़ाई। यहाँ रूस की भयानक सर्दी और सोवियत सेना के पलटवार ने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। फिर जब पश्चिम से मित्र देशों की सेनाएं और पूर्व से सोवियत सेना आगे बढ़ी, तो बर्लिन में जर्मन वॉर मशीन पूरी तरह से ढह गई। बर्लिन के गिरने से ठीक पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली और कुछ ही दिनों बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यूरोप में तो शांति हो गई थी, पर प्रशांत महासागर में
जापान के साथ युद्ध अभी भी चल रहा था और इस युद्ध को खत्म करने के लिए इतिहास का एक सबसे विवादास्पद फैसला लिया गया। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया। एक ऐसा हथियार जिसने पलक झपकते ही पूरे के पूरे शहर को राख में बदल दिया और दुनिया को एक ऐसे डर से मिलाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और इसके सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इसके बाद जापान के पास बिना शर्त सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। सिर्फ मौतों का आंकड़ा ही नहीं, बल्कि इंसानी तबाही का मंजर देखिए। पोलैंड जैसे देश ने अपनी 20% आबादी खो दी, मतलब हर 5 में से 1 इंसान। सोवियत संघ ने अपनी 10% आबादी गंवा दी। ये आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो अब बात करते हैं युद्ध के बाद की। युद्ध के खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि इसने एक ऐसी नई दुनिया को जन्म दिया जो पहले से भी ज्यादा बटी हुई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था खुद जर्मनी। जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिमी जर्मनी, जिसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका संभाल रहे थे, और पूर्वी जर्मनी, जो सोवियत संघ के कंट्रोल में था। एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ समाजवाद। जर्मनी अब दुनिया के इस नए बंटवारे का जीता जागता सबूत बन गया था। हाँ, इस तबाही से एक अच्छी चीज भी निकली। दुनिया को समझ आया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ 1945 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, एक ज्यादा मजबूत संस्था जिसका मकसद था दुनिया में शांति बनाए रखना। पर एक और बंटवारा दुनिया का इंतजार कर रहा था। अब दुनिया में 2 नई सुपर पावर थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ अमेरिका का पूंजीवाद और लोकतंत्र, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का साम्यवाद। और यहीं से शुरुआत हुई दशकों तक चलने वाले एक अजब तनाव की, जिसे हम आज कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या दुनिया के सबसे भयानक युद्ध के बाद एक तनाव भरी शांति ही इकलौता नतीजा हो सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस युद्ध की विरासत और इसके बाद बनी नई दुनिया के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।